हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम अभी बात कर रहे थे एनआईओएस के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स करा रहा हूँ इस समय। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देखिए, उसके बाद आप ये देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। बात कर रहे हैं आज हमारे सामने इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सामाजिक आर्थिक विकास तथा अभावग्रस्त समूहों का सशक्तिकरण। हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय नोट्स से पढ़ा रहा हूं। अगर मैं चैप्टर पूरा पढ़ाऊं आपकी किताब से तो बहुत समय लग जाएगा और समय हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मुख्य बिंदु। सबसे पहला पॉइंट है बेहतर शिक्षा, आय में बढ़ोतरी और रोजगार के माध्यम से लोगों के जीवन में सुधार सामाजिक आर्थिक विकास कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने हो गया कि सामाजिक आर्थिक विकास किसे कहते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति समाज में पैसों से और समाज में एक हैसियत से वो अगर अपने आप को डेवलप कर रहा है तो सामाजिक आर्थिक विकास में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर उसे बेहतर शिक्षा मिली है, इसके अलावा आय में उसकी बढ़ोतरी हो रही है, रोजगार के माध्यम उसके पास खुले हुए हैं, तो वो एक डेवलप इंसान कहलाएगा, ठीक है। उसके पास रोजगार भी है, उसके पास इनकम भी है, उसके पास बेहतर शिक्षा भी है और उसके पास एक रेपुटेशन है समाज के नज़रों में, तो वो एक डेवलप इंसान कहलाएगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट जहाँ मैंने आपको सामाजिक आर्थिक विकास की डेफिनेशन बताई है, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट हमारे सामने, केवल सामाजिक आर्थिक विकास को मानव विकास नहीं कहा जा सकता। अगर आप ये कहेंगे कि बेहतर शिक्षा, आय में बढ़ोतरी, रोजगार के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को कह सकते हैं कि वो मानव विकास है, उस मानव का विकास पूरी तरह से हो रहा है, तो ये गलत कहलाएगा, ठीक है। मानव विकास के और भी पहलू हैं, चलिए उन पहलुओं को भी देखते हैं जिससे एक मानव यानी एक ह्यूमन डेवलप कर सकता है। वो कौन कौन से पॉइंट हैं, चलिए देखिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, देखिए आप सभी लोगों ने यूएनओ के बारे में सुना होगा, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कई देशों से मिलकर एक संघ बनाए और इसका काम है शांति स्थापित करना और लोगों का कल्याण करना, ठीक है। चलिए देखिए, उन्हीं ने एक कार्यक्रम शुरू किया था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यह वर्ष 1990 में आया। यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट जारी की जो कि हर साल प्रकाशित होती है। वर्ष 1990 मानव विकास रिपोर्ट में भारत को निचले स्थान पर रखा गया, यानी कि 1990 में एक रिपोर्ट उन्होंने जारी की कुछ देशों की, जिन देशों में मानव विकास कैसा है वो पता चल सके। भारत उन देशों में सबसे निचले पायदान पे था। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ 1990 के आसपास नहीं देखने को मिल रही थी। उस समय एक इंसान के पास ना रोजगार ज़्यादा था, ना अपनी शिक्षा पर काम कर सकता था और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चुनौतियाँ वो फेस कर रहा था। मगर आज की डेट में मानव विकास सूचकांक में हम थोड़ा खुद को डेवलप दिखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संधारणीय विकास किसे कहते हैं। देखिए, संधारणीय विकास विकास का वह प्रतिरूप है जो हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा भविष्य की पीढ़ियां भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, इस बात का ध्यान रखता है। वैसे इसे ही आगे जाके हम देखते हैं सतत पोषणीय विकास भी कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो सामाजिक विकास के बारे में हमने जाना। सामाजिक विकास का मतलब होता है कि देश के अंदर आपका एक क्या होना चाहिए, रेपुटेशन होनी चाहिए कि समाज में आपकी एक इज्जत और आपको एक सही तरीके से, सही नज़रों से देखा जाए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पर्यावरणीय विकास, यानी कि आप भी पर्यावरणीय विकास अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको हर वो चीज़ पर्यावरण से मुहैया हो रही है जो बाकी को कब मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक विकास में मैंने आपको बताया रोजगार हो सकता है और भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई भी किसी भी तरह की हेल्प मिल रही है तो वो आपको भी मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि प्रेजेंट टाइम में आप किसी भी चीज़ का ऐसे यूज़ करें ताकि आपके भविष्य में भी वो चीज़ आपको मिले। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल की बात कर रहा था मैं लास्ट लेक्चर में कि पेट्रोल जब आप यूज़ करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले जनरेशन को भी पेट्रोल देखना नसीब हो। इस तरीके से पेट्रोल का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं व्यक्तिगत विकास क्या होता है, यानी कि हर इंसान को खुद का विकास करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। उसे कहते हैं व्यक्तिगत विकास, यानी पर्सनल रूप से, पर्सनल तौर पे वो अपना विकास कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है हमारे सामने।
ये कुछ और तरीके हैं अपने विकास को दिखाने के लिए, किसी भी देश के लिए भी ये ज़रूरी है पॉइंट। चलिए इन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय, यानी किसी भी देश के अंदर पर कैपिटल इनकम बहुत ज़्यादा मायने करती है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। यानी कि पर इंसान एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, कैसे निकाला जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल टोटल पॉपुलेशन अपॉन में टोटल इनकम, ठीक है, कुल जनसंख्या बटे में कुल आय, ठीक है, कुल जनसंख्या बटे में कुल आय। इसमें क्या देखने को मिलता है हमें कि प्रति व्यक्ति आय जो कुल राष्ट्र आय को कुल जनसंख्या से भाग करने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। मैंने वही अभी आपको बताया कि कुल राष्ट्रीय आय जो भी होगी, यानी कि टोटल फॉर एग्जांपल अंबानी को भी गिना जाएगा, आपको भी गिना जाएगा, सबकी इनकम गिनने के बाद फिर वो टोटल जनसंख्या रखी जाएगी और फिर टोटल जनसंख्या को डिवाइड करेंगे टोटल इनकम से। उसके बाद जो निकल के आएगा वो पर कैपिटल इनकम निकल के आएगा। अगर एक एग्जाम्पल बताऊँ तो आपके यहाँ 5 सदस्य है घर में, और अगर 5 सदस्य में एक इंसान 20 रुपये कमा रहा है, दूसरा इंसान 40 रुपये कमा रहा है, तीसरा इंसान 40 रुपये कमा रहा है और चौथा इंसान कुछ नहीं कमा रहा है और 5वां इंसान 10 रुपये कमा रहा है, तो टोटल सबके जोड़ने के बाद 5 से डिवाइड कर देंगे। अब इसमें जो बेरोजगार है, जो कुछ नहीं कमा रहा है, उसके पास भी कुछ इनकम का पार्ट चला जाएगा, मगर रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता ना। तो मगर इसलिए हम देखते हैं कि पर कैपिटल इनकम कितनी ज़्यादा हाई होगी वही आपके देश के डेवलपमेंट का कारण बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। देखिए, दी गई अवधि के दौरान एक राष्ट्र को सभी आय का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी कि एक अवधि होती है, एक साल होता है, उस साल में जितना भी इनकम एक राष्ट्र में लोग अर्जित करते हैं उस सारी इनकम को, उस सारी आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी नेशनल लेवल पे जो इनकम क्या की जाती है, कलेक्ट की जाती है, कलेक्ट करने के बाद वो हर इंसान की देखी जाती है, उसके बाद उसे राष्ट्रीय आय की गणना में डाल दिया जाता है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स है, नहीं समझ में आएगी, मैं जानता हूँ थोड़ा ऊपर लेवल का है। 11वीं क्लास में जब कोई आप में तो कॉमर्स लेगा तो आपको ज़्यादा बेहतर ये समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। जीडीपी ज़्यादा टफ बन जाती है क्योंकि देखिए जीडीपी का मतलब होता है दिए गए वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य, अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए किसी भी देश में एक साल में कितनी वस्तुएं और सेवाएं बनी हैं और उसका कितना पैसा आया है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि आपका घर है, आपके घर को एक देश मान लीजिए और उसमें एक साल में कितनी आपने चीज़ें बनाई हैं और कितनी चीज़ें आप लाए हैं, और जो बनी चीज़ें हैं ना वो जीडीपी कहलाएगी, आपके देश का ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, इसकी गणना एक साल में की जाती है और देश लेवल पे होती है, यानी कि राष्ट्रीय लेवल पे इसकी गणना की जाती है। चलिए, इसके अलावा भारत में क्षेत्रीय असंतुलन और सामाजिक आर्थिक विषमताओं के कुछ कारण भी है। उसमें से पहला पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय और दूसरा है गरीबी। ठीक है, ये क्षेत्रीय असमानताएं देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल एक इंसान महीने के 10,000 रुपये कमा रहा है, वहीं दूसरा इंसान महीने के 1.5 लाख रुपये कमा रहा है, तो दोनों एक जगह पे बैठना भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो अमीर इंसान है वो बोलेगा मैं इस गरीब के साथ क्यों बैठूँ, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। और ये कहीं ना कहीं गरीबी दिखाता है, और गरीबी तो समाज में दो पायदान अलग अलग बना दिए हैं, असमानताएँ अलग अलग बना दी है। आप जानते ही हैं कि अमीर लोग अपने चलाते हैं और गरीब लोग उनकी कोई सुनने वाला बैठा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। थर्ड पॉइंट है इसी में औद्योगिक वृद्धि। फोर्थ पॉइंट है कृषि में वृद्धि। फिफ्थ पॉइंट है साक्षरता। 6 पॉइंट है परिवहन संचार। ठीक है, औद्योगिक वृद्धि से हमारा तात्पर्य यह है कि औद्योगिक विकास कैसा हो रहा है, यानी कि आपके देश में या किसी भी देश में उद्योगों की क्या स्थिति है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे उद्योग बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए वो एक डेवलप कंट्री कहलाती है। उसके कंपैरिजन भारत के अंदर इंडस्ट्री बहुत कम है, इसलिए ये अभी एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, तो उद्योगों से ही निर्भर करता है किसी देश की क्या जीडीपी या किसी देश की पर कैपिटल इनकम या फिर किसी भी देश की डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा कृषि में वृद्धि। आपके देश की कृषि भी अच्छी होनी चाहिए। भारत अगर डेवलपिंग है, भारत एक अच्छे देशों में गिना जाता है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं कृषि है, क्योंकि कृषि यहाँ की बैकबोन है। कृषि 60% से ज़्यादा लोग कृषि में संलग्न हैं। ये मैंने चैप्टर आपको एग्रीकल्चर पढ़ाया था तो बताया भी था आपको, है ना। तो कृषि यहाँ की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और इसके अलावा फिफ्थ है साक्षरता। किसी भी देश के अंदर पढ़े लिखे लोग कितने हैं ये मैटर करता है समाज के डेवलपमेंट में। ठीक है, आपको जानते हैं अगर आपका समाज पढ़ा लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगा
वो उन लोगों के साथ रहेगा ही नहीं जिस समाज के अंदर पढ़ाई को अहमियत नहीं दी जाती है। ठीक है, तो साक्षरता भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है। इसके अलावा है परिवहन और संचार। परिवहन और संचार के ऊपर तो मैंने लास्ट पूरा का पूरा चैप्टर ही डाल दिया था कि आज के डेट में परिवहन और संचार किसी भी देश या किसी भी मानव के लिए क्या भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए अगला है, वर्तमान समय में भी समाज के अनेक ऐसे वर्ग हैं जिनके साथ भेदभाव का व्यवहार होता है। उन्हें स्वतंत्र रूप से विकास की प्रक्रिया में भाग लेने तथा विकास के परिणामों का लाभ उठाने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। इन्हें अभावग्रस्त समूह कहा जाता है। ठीक है, अभी वही मैंने आपको बात बताई कि अगर इन सारी चीज़ों से वंचित है इंसान, यानी साक्षरता नहीं है, उसके बाद रोजगार नहीं है, और भी चीज़ें नहीं हैं जो कि सरकार से मुहैया हो रही है, तो वो एक अभावग्रस्त समूह कहलाता है, क्योंकि ये विकास की प्रक्रिया में योगदान दे ही नहीं पा रहे, विकास के परिणामों का लाभ उठा ही नहीं पा रहे, इनके साथ भेदभाव हो रहा है ना। जो अमीर लोग हैं वो उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, ये सब हम जानते ही हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत थी वो 1988 में हम देखते हैं। इसका उद्देश्य था कि 15 से 35 वर्ष के अनपढ़ लोगों को काम चलाओ साक्षरता प्रदान होनी चाहिए, यानी कि कम से कम वो लोग इतना तो कर सके कि अपने साइन कर सकें। इस तरह से हम देखते हैं कि 1988 के बाद हम देखते हैं कि प्रत्येक घर के प्रत्येक नागरिक को ये तो ज़रूर सुनिश्चित किया जा रहा था कि वो इंसान अपने साइन कर सकें। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत होती है। ये 2001 में शुरू होती है और इसका उद्देश्य 6 से 14 साल के बच्चों का नामांकन करना और उनको सेतु पाठ्यक्रम की योजना करना और लैंगिक भेदभाव से दूर करना शिक्षा को। ठीक है, इसलिए आप देखिए आज की डेट में 6 से 14 साल तक के बच्चों की मुफ्त शिक्षा कराई जा रही है। किताबें स्कूल से मिल रही है, मिड डे मील स्कूल में मिल रहा है, पैसे स्कूलों में मिल रहे हैं स्कॉलरशिप के नाम पे। तो ये सारा क्या है, ये सारा ये है कि 15 साल तक की उम्र में बच्चा अपना एजुकेशन सेक्टर देख सकें, इंटरेस्ट जगा सके, उसके बाद वो आगे की हायर एजुकेशन के लिए भाग सके। समझ में आ गया आपको। इसीलिए 15 साल की उम्र तक क्या करते हैं वो लोग, उनको पढ़ाते हैं और हर वो मुहैया प्रदान करते हैं जो उनके माँ बाप नहीं कर सकते गरीबी के कारण। ठीक है, समझ में आ गया आपको बता दूँ ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ये नीचे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो UNDP के कारण की गई है। भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था, तो 2001 में। भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, केरल है। सामाजिक आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, अभी जस्ट बताया था। सतत पोषणीय विकास से क्या समझते हैं, अभी जस्ट बताया था। एक बार दोबारा डबल स्क्रीन में देख लीजिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने ये लेक्चर देख लिया पूरा और 2 बार देख लिया तो गारंटी है कि आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर में छोड़कर नहीं आने वाले। ठीक है, प्रीवियस वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो अगर अच्छी लगे तो, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ भैया वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, चलिए मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।